हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। 66वीं बीपीएससी बिहार एसएससी बिहार दरोगा अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से के क्वेश्चन को देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। इसका हम लोग नोट्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों की शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था ओम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यह स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। नेक्स्ट है भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जिन शिकायतों के निवारणार्थ ओम्बुड्स ने समक्षन केंद्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान है। नेक्स्ट है 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ध्यातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया के पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, परंतु यह विधेयक पारित नहीं हो सका। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई। ज्ञातव्य है कि उड़ीसा पहला ऐसा राज्य था जिसे लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया था, मगर लागू 1983 में किया। उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसे विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। नेक्स्ट है वर्ष 1993 में गठित बोहरा समिति का संबंध राजनेताओं को और अपराधियों के बीच गठबंधन की जांच करने से था। राजमन्नार आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1993 में अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालिक राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ध्यातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 को लागू किया हुआ था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल है प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्य उपसभापति। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्ति मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के सदस्यों सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया जा सकेगा, जिसमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को आयोग के सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा सकेगा। अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष के लिए किए जाने की संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा किसी ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहा है को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष तथा 65 वर्ष की आयु तक होता था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त केंद्रीय और राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन भत्ता और अन्य सुविधाएं प्राप्त होगी जैसा केंद्र सरकार निर्धारित करे। नेक्स्ट है मजदूर किसान संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार हेतु संघर्ष एवं जन आंदोलनों के लिए जाना जाता है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में वर्ष 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया था। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को पहचान करना, संविधान
के अनुच्छेद 315 द्वारा संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास सुरक्षित होता है। संविधान के अनुच्छेद 223 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग का व्यय संचित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। इसकी व्याख्या है, भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। इस आयोग का गठन 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में किया गया था। बाद में 1967 में के हनुमंता को प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। आयोग का कार्यकाल 1970 में समाप्त हुआ। ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान लोकपाल है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना सर्वप्रथम 1809 ईस्वी में स्वीडन में की गई थी। नेक्स्ट है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? तो इसका आंसर होगा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 से 70। नेक्स्ट है, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है तो लोकपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आयोग ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। नेक्स्ट है, हमारे देश में प्रथम लोकपाल कौन है? तो न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। इसकी व्याख्या है, देश के प्रथम लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष की नियुक्ति की गई। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य हैं। नेक्स्ट है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। इसकी व्याख्या है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे। वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके अध्यक्ष के हनुमंता बने। वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने पहली बार लोकपाल और लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। नेक्स्ट है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो इसका आंसर होगा 1968। इसकी व्याख्या है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में चौथी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, जहां वह 1969 में पारित भी हुआ, परंतु राज्यसभा में लंबित रहने की स्थिति में ही चौथी लोकसभा में विघटित होने के कारण यह विधेयक समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका और मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। इसकी व्याख्या है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका, विधायिका एवं मुख्य न्यायाधीश की भागीदारी की अनुशंसा की गई है। नेक्स्ट है, लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनर्स्थापित किया गया था। तीसरा, इसे अस्थायी समिति में भेज दिया गया। चौथा, सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया है। इसकी व्याख्या देखिए, लोकसभा में लोकपाल विधेयक 4 अगस्त 2011 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री वी नारायणसामी द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात इसे संसद की कार्मिक, लोक शिकायत तथा विधि एवं न्याय पर स्थायी समिति के पास भेजा गया। सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर माना गया। तो दिए गए कथनों में 1, 3, 4 सही है, जबकि कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि बाद में लोकपाल व लोकायुक्त से संबंधित विधेयक 1 जनवरी 2014 को से कानून के रूप ले चुका है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है तो राज्यपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पदधारण अवधि है तो 8 वर्ष है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है तो उत्तराखंड है। वर्ष 2011 में 1 नवंबर को लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य उत्तराखंड है। नेक्स्ट है लोकपाल बिल मसौदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित है तो इसका आंसर डी होगा, यानी कि अन्ना हजारे, संतोष हेगड़े और शांति भूषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है तो इसका आंसर होगा सी और डी, यानी भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985, प्रवर्तक निदेशक 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत सरकार ने 5 समुदायों तथा मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, बौद्ध, पारसियों अल्पसंख्यकों के रूप में अनुसूचित किया है। दूसरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया। तीसरा, भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। चौथा, भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की मान्यता का संरक्षण देता है तो इसका आंसर पहला, दूसरा और चौथा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोहरा समिति के अध्ययन के लिए बनाई गई है तो राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ के लिए। बोहरा समिति का गठन राजनेता और अपराधियों के बीच साठगांठ की जांच करने के लिए वर्ष 1993 में किया गया था। नेक्स्ट है उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच व रिपोर्ट दी तो बोहरा समिति। नेक्स्ट है भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी तो राजमन्नार आयोग। भारतीय प्रशासनिक सेवा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्नार आयोग ने की थी। नेक्स्ट है सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है तो ये दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था तो अनुच्छेद 123। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि संसद के सत्र में न होने की स्थिति में वह अध्यादेश जारी कर सकता है। वर्ष 1993 में इसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। नेक्स्ट है भारत मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ तो इसका आंसर होगा 1993 में लागू हुआ। इसकी व्याख्या देखिए, भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण, राष्ट्रीय मानव अधिकारों को आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना है। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है तो इसका आंसर होगा यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था तो इसका आंसर सभी होगा। पहला, मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल में की परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है तो इसका आंसर होगा राज्य के सशस्त्र बल। इसकी व्याख्या है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सशस्त्र बल की परिभाषा के अंतर्गत नौसेना, सेना और वायुसेना और संघ का कोई अन्य सशस्त्र बल शामिल है। उल्लेखनीय कि यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं होता है तो इसका आंसर होगा राज्यसभा का सभापति। इसकी व्याख्या देखें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति गठित की जाती है। इसके सदस्य हैं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति। इस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने वाली समिति का कौन सा सदस्य नहीं है तो इसका आंसर होगा राज्यसभा का सभापति। नेक्स्ट है कौन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का पदेन सदस्य नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा
भारत विधि आयोग का अध्यक्ष। इसकी व्याख्या है मानव अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पदेन सदस्य के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं दिव्यांग जनों संबंधी मुख्य आयुक्त शामिल होते हैं। ये धारा 12 के खंड ख के खंड 9 के विनिर्दिष्ट कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग सदस्य समझे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया है। इसके अलावा अध्यक्ष पद नियुक्ति का पात्र है जबकि सदस्य नहीं। इस प्रकार कथन ए बी सी सही नहीं है। जबकि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी नियोजन का पात्र नहीं होगा, अतः कथन डी सही है। संशोधन से पूर्व मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अनुसार अध्यक्ष पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो पद धारित करता था। सदस्य 5 वर्ष की अवधि तक 70 वर्ष तक पद धारण करता था तथा 5 वर्ष की और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है तो 3 वर्ष। इसकी व्याख्या देखते हैं। नहीं, इसकी व्याख्या उपेक्षित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से होती है। तो इसके आंसर हम लोग देखे हैं 5 वर्ष अवधि और 70 वर्ष तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में निम्नलिखित में से विचार करना है। तो पहला है इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति होना चाहिए। दूसरा, इसकी प्रत्येक राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग के नाम से संस्थापनाएं हैं। तीसरा, इसकी शक्तियां केवल सिफारिश प्रकृति की है। आयोग के एक सदस्य के रूप में महिला को नियुक्ति करना आज्ञापरक है। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019 उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने का पात्र बनाता है। इसके अलावा आयोग के सदस्य सिविल सोसाइटी की संख्या को 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिसमें कम से कम एक सदस्य का महिला होना अनिवार्य है। आयोग की शक्तियाँ सिफारिश प्रकृति की हैं, अतः वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथन 3-4 सत्य है। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश किसके परामर्श पर पश्चात नियुक्ति किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश। इसकी व्याख्या है राज्य मानव अधिकार के आयोग में सदस्य के रूप में उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्ति किया जाएगा, अन्यथा नहीं। नेक्स्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है। इसका आंसर होगा धारा 2(m) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी व्याख्या मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 2 परिभाषाओं से संबंधित है। धारा 2(m) में लोक सेवक की परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार आईपीसी की धारा 21 में शामिल लोग सरकारी सेवक माने जाएंगे। नेक्स्ट है आयोग राज्य आयोग का प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग का राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति या प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी समझा जाता है। तो इसका आंसर होगा लोक सेवक। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग राज्य आयोग के प्रत्येक सदस्य एवं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन कृत्यों का प्रयोग करने के लिए आयोग पर राज्य आयोग द्वारा नियुक्ति तथा प्राधिकृत प्रत्येक अधिकारी लोक सेवक समझा जाता है। लोक सेवक का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता धारा 21 में है। नेक्स्ट है मानव अधिकार न्यायालयों में मामलों में संचालन के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार एक अधिवक्ता को विशिष्ट लोक अभियोजन के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो कम से कम कितने वर्षों तक प्रैक्टिस में रहा हो। तो ये 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पर विचार करना है। कथन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष जो पहले हो धारित करता है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों गलत हैं।
इसकी व्याख्या है मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल भी 5 वर्ष से घटकर 3 वर्ष का कर दिया गया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्तर सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो इसका आंसर डी में उपयुक्त दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। इसकी व्याख्या है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल द्वारा यह नियुक्ति एक समिति के सिफारिशों के आधार पर की जाती है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में विधानसभा अध्यक्ष, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता शामिल होते हैं। परंतु जहाँ किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उक्त परिषद का सभापति, उक्त परिषद में विपक्ष का नेता भी समिति के सदस्य होंगे। परंतु यह है कि उच्च न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश, कोई आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्ति किया जाएगा अथवा नहीं। नेक्स्ट है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है तो राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य आयोग के अध्यक्ष के पद पर हुई रिक्ति की दशा में किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करने की शक्ति किसे है? तो राज्यपाल को। इसकी व्याख्या है राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की मृत्यु, पद त्याग और वह अन्य कारण के पद की हुई रिक्ति की दशा में राज्यपाल अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक कि ऐसी रिक्ति भरने के लिए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो जाती। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 189, धारा 180 और धारा 288 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग के समक्ष समझा जाता है सिविल न्यायालय। भारतीय दंड संहिता की धारा 175, धारा 178, धारा 189, धारा 180 या धारा 228 में वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाले सजा देना। नेक्स्ट है राज्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में आयोग स्वप्रेरणा से किसी अर्जी की प्राप्ति पर इसका आंसर होगा केंद्रीय सरकार के रिपोर्ट मंगा सकेगा। इसकी व्याख्या है आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्न प्रक्रिया अपनाएगा अर्थात क आयोग स्वप्रेरणा से किसी अर्जी की प्राप्ति कर केंद्रीय सरकार का रिपोर्ट मांग सकेगा। ख रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा और उस सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो इसका आंसर होगा मानवाधिकार आयोग। इसकी व्याख्या है मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर संस्था है जिसकी गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 द्वारा किया गया। अन्य तीनों संस्थानों का उल्लेख संविधान में है। राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 ज, संसद सचिवालय अनुच्छेद 98, केंद्रीय वित्त आयोग अनुच्छेद 280। नेक्स्ट है निम्न में से किस एक परिस्थिति अन्य तीनों से भिन्न है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसकी व्याख्या है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संविधानेतर निकाय है जबकि अन्य तीनों पिछड़ी जाति आयोग अनुच्छेद 340, वित्त आयोग अनुच्छेद 280, निर्वाचन आयोग 324 संवैधानिक निकाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है? पहला राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य वित्त आयोग, तीसरा जिला पंचायत, चौथा राज्य निर्वाचन अधिकारी। इसका आंसर होगा राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग और जिला पंचायत। इसकी व्याख्या है राज्य निर्वाचन आयुक्त संविधान के अनुच्छेद 243 ट के तहत, राज्य वित्त आयोग अनुच्छेद 243 झ के तहत, जिला पंचायत अनुच्छेद 243 ख के तहत संवैधानिक प्राधिकरण है जबकि राज्य निर्वाचन अधिकारी या मुख्य निर्वाचन अधिकारी पद नाम संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। नेक्स्ट है संविधान पुनरीक्षण
के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, इसकी रिपोर्ट अनुवंशात्मक प्रकृति की होगी। दूसरा, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है। तीसरा, इसकी अध्यक्षता जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया कर रहे हैं। चौथा, यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका आंसर होगा पहला और तीसरा। इसकी व्याख्या है, संविधान पुनरीक्षित के लिए आयोग की नियुक्ति 22 फरवरी 2000 को जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता में केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है, न कि संसद द्वारा। इसका कार्य संविधान के विगत 50 वर्षों में कार्यान्वयन की समीक्षा करना था और आज के समय में प्रभावशीलता का आकलन करना था। आयोग का अपना अंतिम रिपोर्ट 31 मार्च 2002 को पेश की। नेक्स्ट है संविधान समीक्षा आयोग, जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया, के अध्यक्ष है एम.एन. वेंकटचलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की कार्यकाल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जबकि इसके पूर्व सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक होता था। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण का नियंत्रण अधिनियम 1974 के अनुसार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होगा। केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण से संबंधित मामले में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्ति को अथवा पर्यावरण से संबंधित संस्थानों के प्रशासन के ज्ञान और अनुभव वाले व्यक्ति को अध्यक्ष नामित किया जाएगा। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस.पी. सिंह परियार हैं। नेक्स्ट है, स्वर्ण सिंह समिति ने जिस प्रश्न पर विचार किया वह था, तो इसका आंसर होगा मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। इसकी व्याख्या है, 1976 में कांग्रेस ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे तत्समय संविधान संशोधन समिति के नाम से जाना गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इसी समिति की सिफारिशों का परिणाम है। इसने भारत के लिए राष्ट्रपतीय प्रणाली पर विचार करते हुए इसे अनुपयुक्त बताया था, तथापि इसे मुख्य रूप से जिन प्रश्न पर विचार किया था वह था मूल अधिकारों की तुलना में निदेशक तत्वों की अग्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अनुशंसा पर की गई है? तो होगा संस्थानम समिति। इसकी व्याख्या है, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना संस्थानम समिति की सिफारिश पर सरकार ने फरवरी 1964 में की। राष्ट्रपति द्वारा यह अध्यादेश जारी किए जाने के फलस्वरूप केंद्रीय सतर्कता आयोग को 25 अगस्त 1988 से संवैधानिक दर्जा देकर बहुसदस्यीय आयोग बना दिया गया। नेक्स्ट है, मंडल आयोग, जिसके प्रस्तावों के अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया, मोरारजी देसाई। इसकी व्याख्या है, मंडल आयोग वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए गठित किया गया था। इसके अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। इस आयोग ने वर्ष 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। नेक्स्ट है, मंडल आयोग रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? तो 1980। नेक्स्ट है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है, तो धार्मिक कारण। इसकी व्याख्या है, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अत्याचार का कारण है भूमि निर्वसन, बंधुआ मजदूरी, ऋणग्रस्तता, जबकि धार्मिक कारण इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। इसकी व्याख्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ आयोग संयुक्त आयोग 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्ति किया जाता है? तो इसका आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? नहीं, तो इसका आंसर होगा सिविल सेवाओं का स्थानांतरण पर। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 320 के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों में सिविल सेवकों के स्थानांतरण का कार्य सम्मिलित नहीं है, इसलिए सिविल सेवकों के स्थानांतरण संबंधी परामर्श राज्य लोक सेवा आयोग से नहीं लिया जाता है।
नेक्स्ट है, किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग में सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसकी व्याख्या है, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सौंपा जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 315। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? तो 317। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 317 के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसी अन्य सदस्य को लेकर कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश के अब उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय के राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघ लोक सेवा आयोग के निम्न में से कौन सही है? तो इनका राज्य लोक सेवा आयोग से कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संवैधानिक संगठन है। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है तो राष्ट्रपति को। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति के आयोग द्वारा किए गए कार्यों के बारे में प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञान पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस ज्ञान पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिसमें आयोगों की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों से भी उल्लेख किया जाता है। नेक्स्ट है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम है तो रोज बैथ्यू। इसकी व्याख्या है, श्रीमती रोज एम बैथ्यू संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो वर्ष 1992 से 1996 के दौरान इस पद पर रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो अनुच्छेद 311। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 310 प्रसाद का सिद्धांत उल्लेखित करता है। इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति जो रक्षा सेवा एवं संघ की सिविल सेवा का कोई पद अथवा अखिल भारतीय सेवा का सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है और प्रत्येक व्यक्ति जो किसी राज्य की सिविल सेवा का सदस्य है अथवा सिविल पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत धारण करता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की व्यय किस निधि पर भारित होते हैं? तो इसका आंसर होगा राज्य की संचित नीति पर। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर जबकि राज्य लोक सेवा आयोगों पर व्यय संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसकी व्याख्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया। उस समय इसके अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। 1935 के अधिनियम के द्वारा इनका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।